कुचली बनकर न रह जाइएगा। याद रखिए कि लम्हों ने खदा की और सदियों ने सजा पाई है। याद रखिए, आज मैं आप तमाम से कह रही हूँ, ये सरों का मेला आज इस तरह से बटन दबाइएगा कि मुखालिफ लोगों को लगे कि हाँ हमने गलती की है। हाँ, जब एक शख्स असदुद्दीन अवैसी जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर आपके लिए आवाज उठाता है तो वो सदर है, आपका रहबर है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि जब वो इख्तिदार की बात करता है, हिस्सेदारी की बात करता है, तो तब वो बी टीम बन जाता है। न जाने ये लॉजिक किसी को समझ में नहीं आता कि एक शख्स जो तुम्हारे लिए आवाज उठाता है, अरे उसका हक अदा करना होगा। जो अपने घर में मुसाफिर की तरह रहता है, आपके लिए सफर करता है। प्लीज अपनी बात को रखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। शुक्र उस रब का जिसने हमें दीन की नेमत दी, शुक्र उस रब का जिसने हमें नबी करीम हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत का उम्मती बनाया। स्टेज पर बैठे हुए जनाब अख्तरुल ईमान साहब, अहमद बलाला साहब, अतीक साहब, मुंबई से और दीगर इलाकों से आई हुई मेरी बहनें सलमा सैयद, एडवोकेट अस्मा और एनजीओ फोरम की ज़ोहरा खान साहिबा और तमाम शहरों से, दूर दराज से आप लोगों के लिए आए हुए तमाम मेहमान, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले कहूंगी अख्तरुल ईमान साहब की शान में कि ना थके हैं पाँव कभी, ना थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है। ना थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं दौर कहीं, आज भी सफर जारी है, आज भी सफर जारी है। याद रखिएगा अमोर बैसाखी की जनता और मेरी ये तमाम आई हुई इज्जत माए बहने, आज आपको क्या सोचकर वोट करना है कि देखिए एक शख्स असदुद्दीन अवैसी जो आपके मसले मसाइल को बयान करता है, आपके ऊपर हो रहे तशद्दुदाना हमले को जवाब देता है। किसने जवाब दिया जब हिजाब पर बात आई? किसने जवाब दिया जब सीए एनआरसी पे? किसने जवाब दिया आपके ऊपर उठ रही हर एक उंगली पर? और किसने कहा जब, ये तो याद रखिए कि ये क्या आपकी गैरतों के तकाज़े है कि जब आपकी नबी की हुर्मत पर सवाल उठा तो किसने कहा? याद रखिए आपके खबरस्तान, आपकी मस्जिदें आपके लिए है, आपकी खानखाहें आपके लिए है, आपको हिफाजत करनी है। ये बैठी हुई मेरी माए बहने, आप तमाम से मैं मुखातिब हूँ, आप तमाम से दबी कुचली बनकर न रह जाइएगा, दबी कुचली बनकर न रह जाइएगा। याद रखिए कि लम्हों ने खदा की और सदियों ने सजा पाई है। याद रखिए, आज मैं आप तमाम से कह रही हूँ, ये सरों का मेला आज इस तरह से बटन दबाइएगा कि मुखालिफ लोगों को लगे कि हाँ हमने गलती की है। हाँ, जब एक शख्स असदुद्दीन अवैसी जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर आपके लिए आवाज उठाता है तो वो सदर है, आपका रहबर है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि जब वो इख्तिदार की बात करता है, हिस्सेदारी की बात करता है, तो तब वो बी टीम बन जाता है। न जाने ये लॉजिक किसी को समझ में नहीं आता कि एक शख्स जो तुम्हारे लिए आवाज उठाता है, अरे उसका हक अदा करना होगा। जो अपने घर में मुसाफिर की तरह रहता है, आपके लिए सफर करता है। और ये शख्स, ये शेर जो बिहार से, जो अमोर और बैसा की जनता से मैं ये गुजारिश कर रही हूँ, मैं ये भीख मांग रही हूँ कि आप खता ना कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वोटों से अख्तरुल ईमान साहब को जिताइए। 11 तारीख के दिन 5 नंबर पर है पतंग का निशान, जिताएंगे ना आप? तमाम लोग जिताएंगे ना? लाएंगे ना? आप हमारी मेहनतों को कामयाब करेंगे ना? देखिए, आज याद रखिए, मैं बहुत कम वक्त मुझे मिला है और थोड़ी सी मैं अपनी बात कह के जा रही हूँ। खास तौर पे मैं अपनी माँ बहनों से मुखातिब हूँ कि तुम्हारे हिजाब को नोचने पे बात आई है, तुम्हारे हिजाब को याद रखिए, उस शख्स का हक अदा कीजिए। कोई आपका नहीं है, कोई आपका नहीं है, याद रखिए। और आपको अपने हक के लिए लड़ना है तो मैं कहती हूँ, आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिता रहेंगे। तारीख बताती है कि हम पे कितने हो दौरे सितम, हम जिंदा थे, हम जिंदा है और हम जिंदा रहेंगे। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं आने वाले मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि अभी बहुत सारे प्रोग्राम बाकी है, कुछ यहाँ, कुछ बराडगा, कुछ रोटा, कुछ झवारी।
बारी बारी सबकी बारी आएगी। अब मेरे दोस्तों उस शख्सियत की बारी है, और एमआईएम को रीढ़ की हड्डी बल्कि एमआईएम पार्टी में वो ताजमहल है, जिन्होंने 2015 से लेकर अभी इस पार्टी को अपने आप को वक्फ किया है। उनको इस पार्टी में रहकर सिर्फ और सिर्फ सीमांचल ही नहीं पूरे बिहार की भलाई के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है। जिनकी शख्सियत आपको बताएंगे अब्दुल ईमान साहब, आपको बताएंगे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, और मैं फख्र करता हूं कि मुझे भी उनकी सोहबत को मिला है। मैं जानता हूं जिन्होंने पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को बहुत बारीकी से जानते हैं, जिनसे मेरी मुराद है जनाब इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब, जनरल सेक्रेटरी एमआईएम बिहार। जोरदार ताली से इनका इस्तकबाल कीजिए, जोरदार ताली से। अस्सलाम वालेकुम। शहनसी पर मौजूद रियासती सदर एमआईएम जनाब अख्तरुल ईमान साहब, मौजूदा विधायक और इंशाअल्लाह आइंदा भी आपकी ताईद और हिमायत से बनने वाले विधायक जनाब अख्तरुल ईमान साहब हमारे बीच मौजूद हैं। हैदराबाद से हमारे आए हुए मेहमान और यहाँ के प्रभारी जनाब अहमद बलाला साहब, जो तेलंगाना असेंबली के रुकन भी हैं। उसके साथ साथ मुंबई से आए हुए हमारे अजीजी अतीक साहब, जो बड़ी मजबूती से अब की बार मुंबई से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और काफी अच्छा वोट लाया। उसके साथ यूपी से आए हुए अजीजी सलमान और बाकी सारे लोग, और हमारे अपने सरफराज साहब जो आपके लोग हैं, आपके साथ में जो एंकर हैं, जिसके से आप वाकिफ। हमारी कौम जज्बाती तकरीरों और मुशायरे की आदी हो गई है। हमने अपने कौम के मिजाज को बिगाड़ दिया है। हम जज्बाती तकरीरों पर तालियां बजाते हैं, मुशायरा सुनते हैं और फिर जाकर सो जाते हैं। हमें खतरे का एहसास नहीं है। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि पटना में इस वक्त क्या हो रहा है और बिहार में आइंदा क्या होने वाला है। बिहार में इस वक्त बीजेपी भाजपा, जिसने आज तक कभी भी अकेले सरकार बिहार में नहीं बनाया, आज भाजपा इस पोजीशन में आ गई है कि कल वो नीतीश कुमार को धक्के देकर निकाल देगी और भाजपा की अकेले सरकार बनाएगी। ये बड़े खतरे की बात है। इस खतरे का शायद हमें एहसास भी नहीं है। हम अपने जज्बाती बातों में लगे हुए हैं। बीजेपी महाराष्ट्र को दोहराने वाली है। बीजेपी सारी पार्टियों को तोड़ देने वाली है। अगर उसको अक्सरियत नहीं आई तो किसी तरह से भी वो हुकूमत बनाने के लिए तैयार है। मोदी जी और अमित शाह आज सारे राज्य का दौरा कर रहे हैं और जज्बाती तकरीरें कर रहे हैं। तो इस खतरे को हमें समझना जरूरी है। इस वक्त हालात ये हैं कि बिहार में बाहुबलियों का राज चल रहा है। बाहुबली हुकूमत चलाना चाहते हैं। बाहुबली हुकूमत के लिए अलग अलग जगहों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अभी कल की बात है कि एक बाहुबली जो है मर्डर के केस में जेल गया है और वो कहता है कि मैं जेल से रहकर इलेक्शन जीत लूंगा। ऐसे हालात में अमौर के लोग, अमौर वैसा के लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उनको अख्तरुल ईमान ऐसा लीडर मिला। अख्तरुल ईमान के सिलसिले में चूंकि मैं बहुत करीब से जानता हूं, इसलिए मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। लोग ये समझते हैं कि गालीबाज, गाली देने वाला लीडर होना चाहिए जो अच्छा एमएलए होगा। लोग समझते हैं बाहुबली होगा तो वो अच्छा एमएलए होगा, वो आपके ज्यादा से ज्यादा काम कराएगा। लेकिन इस एतमाद को, इस विश्वास को अख्तरुल ईमान ने गलत साबित किया कि एक अच्छे किरदार का आदमी, एक साफ सुथरे किरदार का आदमी भी एमएलए हो सकता है। और एमएलए होकर सिर्फ ये नहीं कि आपकी असेंबली में सबसे मजबूत आवाज आपके इलाके का बनेगा, बल्कि काम के लिहाज से भी आपके इलाके में सबसे ज्यादा काम करके दिखलाएगा। अख्तरुल ईमान ने सारी चीजें, वो जितनी जो धारणाएं थी, वो धारणा को गलत साबित किया है। अख्तरुल ईमान के मिजाज में बड़ी मुनकसिर मिजाजी है, बहुत ही मामूली इंसान,
बहुत नीचे तबके से जो आदमी एक जिला परिषद के इलेक्शन से लड़कर वो आपके एमएलए के इलेक्शन लड़कर आज तक पहुंचा है। हमको अच्छी तरह याद है कि 2015 में जब हमारी पार्टी आई तो उस वक्त अमौर में हमने जो कैंडिडेट खड़ा किया था वो शायद कहीं के मुखिया थे, तो 2015 में वो बहुत कम वोट मिला उनको अमौर में, कुछ हजार, शायद 2-4,000 5,000 वोट मिला था उनको। तो उस वक्त बड़ी मायूसी हुई, तो हमने समझा कि नहीं, कैंडिडेट चूंकि हमने अमौर में नया नया दिया था इसीलिए लोगों ने उसकी पज़ेराई नहीं हुई। लेकिन जब 2020 का वक्त आया तो अमौर के सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोग अख्तर उल ईमान साहब के पास गए कि अख्तर साहब आप आइए और अमौर बैसा से इलेक्शन लड़िए। अख्तर साहब उस जमाने में दो जगह से बड़ा डिमांड था कि आप कुचाधामन से इलेक्शन लड़िए, कुछ लोग कहते थे नहीं आप बहादुरगंज से इलेक्शन लड़िए, इसलिए कि आपको बहादुरगंज वालों ने और कुचाधामन वालों ने हजार वोट दिया है, आपकी बड़ी पज़ेराई की है। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना था कि हमारे अमौर बैसा में काम नहीं हुआ। हमने पिछले 5 बार एक एमएलए को जितवाया, कांग्रेस पार्टी का एमएलए वो शख्स था, वो वजीर भी बना, लेकिन उसने कोई काम नहीं किया। उसके काम के रिकॉर्ड में 0 लिखा हुआ है। और एक साहब 2 बार एमएलए हुए, बल्कि एक और हाफ टाइम एमएलए हुए, उनके रिकॉर्ड में भी कोई काम नहीं। तो लोगों ने कहा कि तकरीबन 35 साल से अमौर बैसा में कोई काम नहीं हुआ है, हमें एक ऐसे एमएलए की जरूरत है जो काम करने वाला हो, जो आपको अपनी कारकर्दगी दिखा सके। अल्हम्दुलिल्लाह अख्तर उल ईमान ने साबित किया कि एक शरीफुल नस्ल इंसान अच्छा एमएलए होकर एक बड़े बड़े काम भी कर सकता है। असेंबली के अंदर शायद आप लोगों को नहीं पता, इसलिए कि आप लोगों का मुताला जरा कम है। अभी असेंबली का रिपोर्ट आया है कि बिहार के 243 एमएलए में जिन एमएलए ने सबसे ज्यादा काम करवाया है उसमें 5 एमएलए का नाम आया है, और उस 5 एमएलए के नाम में अख्तर उल ईमान साहब का नाम है। क्या आपको इससे खुशी नहीं हुई कि आपका एमएलए बिहार के 5 एमएलए के गिनती में आया जिसने सबसे ज्यादा काम करवाया, डेवलपमेंट का वर्क कराया। दूसरी चीज कि जितने सवालात असेंबली के फ्लोर अख्तर उल ईमान साहब ने उठाया उतने बहुत कम एमएलए थे बिहार की असेंबली में जितने सवालात उन्होंने असेंबली में किया। तो इस जोरदार तरीके से लड़ने वाला शख्स, इस जोरदार तरीके से आपके काम को करने वाला शख्स, क्या आप उसको फिर मायूस करेंगे? नहीं, जवाब दें, क्या उसको आप मायूस करेंगे? उस शख्स ने आपके लिए 5 साल काम करके पिछले 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और 5 साल में उसने 800 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट आपके इलाके में लाया है। आप सिर्फ एक पुल का प्रोजेक्ट उसका 200 करोड़ रुपये का है। ये काम अभी शुरू हुआ है, ये काम 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के अंदर ये काम सब कंप्लीट हो जाएगा। आप नहीं चाहेंगे कि अख्तर उल ईमान साहब रहें और इस काम को कंप्लीट करा कर जाएं? नहीं तो आपका ये रसेली और खाड़ी वाला पुल जो 10 साल से लटक रहा है, एमएलए आए और गए, क्यों नहीं काम हुआ था? क्यों नहीं उसको करवाया लोगों ने? आज अख्तर साहब आए तो अख्तर साहब ने असेंबली के फ्लोर से मिनिस्टरों से मिलकर चीफ मिनिस्टर से डायरेक्ट मिले कि हमारा काम ये होना चाहिए। 200 करोड़ के लिए जब प्रोजेक्ट का मामला आया, अभयपुर पुल का मामला आया, तो अख्तर साहब ने कहा अगर ये प्रोजेक्ट पास नहीं होगा तो मैं चीफ मिनिस्टर के दरवाजे पर धरना में बैठ जाऊंगा। आप लोग को शायद ये पता नहीं है, इसलिए कि जो करीब के जो लोग हैं अख्तर साहब को वो जानते हैं कि अख्तर साहब अपने इलाके, अपने अमौर के लिए, काम के लिए कितने बेचैन रहते हैं, कितने परेशान रहते हैं। असेंबली में कभी ऐसा मौका नहीं हुआ कि उन्होंने अमौर, बिहार का तो वो लड़ते ही, मैं बिहार का उस इलाके से आता हूं जो सीमांचल का इलाका नहीं है, मैं मगध के इलाके से आता हूं, लेकिन जानता हूं कि मगध का इलाका हो, चाहे मिथिला का इलाका हो, चाहे वो चंपारण का इलाका हो, अख्तर उल ईमान की पॉपुलैरिटी हर जगह है। अख्तर उल ईमान कहीं से खड़े हो जाए तो एमएलए हो सकते हैं। ये अमौर वालों की, बैसा वालों की खुशकिस्मती है कि अख्तर उल ईमान ऐसा आदमी आपको मिला, आप उसकी कदर कीजिए। लोग यहाँ पर बिरादरी की बात करते हैं। आज मजलिस जब आई आपके इस इलाके में तो उसने बिरादरीवाद को खत्म किया। हमने कहा कि इस इलाके में जो हमारी जो
कोड़ की तरह बीमारी लगी हुई है कि कोई कुलैया है, कोई सुरजापुरी है और कोई शेरशाहबादी है और आपस में इख्तलाफात है। मजलिस आई तो मजलिस ने इख्तलाफात को कम किया, मजलिस ने इख्तलाफात को खत्म किया। हमने भाई भाई को मिलाया। हमने आज भी 22 से कुलैया कैंडिडेट खड़ा किया है। हमने आज भी आपके जो के 8 से कुलैया कैंडिडेट खड़ा किया है। हमने दूसरी जगहों पर सुरजापुरी कैंडिडेट खड़ा किया है। हमने कटिहार से शेरशाहबादी कैंडिडेट खड़ा किया है। हमने सारी बिरादरी को दिया है। हमने सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं, हमने गैर मुस्लिमों को भी अपना समझा है और गैर मुस्लिमों तक भी। और हमारा राणा रंजीत आज ढाका से इलेक्शन लड़ रहा है, एक राजपूत परिवार का आदमी है, एक बड़े खानदान का आदमी है, वो भी इलेक्शन लड़ रहा है एमआईएम का। एमआईएम सिर्फ मुसलमान की पार्टी नहीं है, एमआईएम सारे लोगों की पार्टी है। इसलिए हिंदू मुसलमान की हमारे यहाँ कोई तमीज नहीं है। अख्तुल ईमान साहब ने पुल पुलिया और सड़क का काम कराया तो उससे सब लोग फायदा उठाएंगे, हिंदू मुसलमान सब लोगों को उससे फायदा मिलेगा। तो इसलिए कुछ एक बात का नहीं है। आखिरी बात, एक शख्स जिसको पूर्णिया से पिछले दिनों हम लोगों ने एमपी जितवाया, हमारे मुसलमानों के वोट से वो शख्स एमपी बना, वो आजकल धमकी देता है कि अमौर से अख्तुल ईमान को नहीं हराया, मैं अगर नहीं हराया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। पप्पू यादव की ये धमकी के आपको पसंद है, एक्सेप्ट है? आप उसके इस चीज को आप बर्दाश्त करेंगे कि आपके घर में आकर कोई आपको धमकी दे और जिसका जो आपके वोटों से जीत कर एमपी बना है वो आपको धमकी देकर कहता है कि हम अख्तुल ईमान को हरवा कर दिखला देंगे और अगर नहीं हरवाया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। क्या आप इस चैलेंज को कबूल करते हैं? हाथ उठाकर बोलिए, हाथ उठाकर बोलिए, पीछे तक लोग हाथ उठा के बोलिए कि हम इस चैलेंज को कबूल करते हैं। हम किसी भी हालत में अपने अख्तुल ईमान को इस बार हारने नहीं देंगे, चाहे कोई ताकत लग जाए। और सारी ताकतें लगी हैं अमौर में कि किसी हालत में अख्तुल ईमान को न जीतने दिया जाए, अख्तुल ईमान को रोका जाए असेंबली में। यह आपके लिए चैलेंज है, आपके लिए एक बड़ा मामला है, सख्त मामला है। इस चैलेंज को आप कबूल कीजिए और सारी बिरादरियों और सारे झगड़े को खत्म करके आप आगे बढ़िए। इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी। पिछले बार आपने 95,000 वोट दिया था, इंशाअल्लाह इस बार 1 लाख से ऊपर वोट देकर अख्तुल ईमान को जितवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूंगा कि हमारे पार्टी के साबिक विधानसभा अध्यक्ष जनाब मुकर्रम भाई से गुजारिश है कि आए और अपनी तायद पेश करें। स्टेज पर सभी मेहमान और आए हुए तमाम लोगों, अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि आप लोगों ने तो देखा ही है कि क्या हो रहा है, इसलिए इस लड़ाई में हम तमाम लोगों का साथ अख्तुल ईमान साहब को चाहिए और रात दिन एक करके हम लोगों को अख्तुल ईमान साहब को जिताने की जरूरत है। क्या हम सब लोग एक कर देंगे? हम सब लोग रात दिन एक करके अख्तुल ईमान साहब को जिताएंगे? आवाज नहीं आ रही है? तो हम लोग बस कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ यही कहेंगे कि रात दिन एक करना है, अख्तुल ईमान साहब को जिताना है और विरोधियों को धूल चटाना है। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल कलाम स्कूल के डायरेक्टर मालापाड़ा से तहजीब भाई, उनसे गुजारिश है कि अपना तायद पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं आप तमाम लोगों से बस यही अपील करूंगा कि आने वाले 11 तारीख को 5 नंबर पर हम अपना कीमती वोट डालकर अख्तुल ईमान साहब को कामयाब करेंगे, इंशाअल्लाह कामयाब करेंगे, क्योंकि अख्तुल ईमान ही हमारा नेता है, अख्तुल ईमान ही हमारे रहनुमा है। चूंकि हमारे बीच बहुत सारे मेहमान हैं, इसीलिए मैं आपसे बस यही गुजारिश करूंगा कि अपना कीमती वोट बर्बाद न करें। बहुत बहुत शुक्रिया। शादाब भाई आए हैं यूपी बरेली से, उनसे गुजारिश है कि वो अपनी तायद पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। केवल 2 से 3 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करूंगा। 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। मंच पर मौजूद कायदीन मजलिस और अमौर वायसी सीमांचल की आन बान शान जनाब अख्तरुल ईमान, मैं आप तमाम लोगों से सरजमीन बरेली से आया हूं। तकरीबन 1250 किलोमीटर दूर का सफर तय किया है हमने कार से। हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि ये चुनाव
सिर्फ सीमांचल और वाईसी का नहीं है। अख्तरुल ईमान साहब की जीत केवल एक विधायक चुनने की जीत नहीं है, बल्कि इस बार आमौर वाईसी के लोगों, आप एक विधायक नहीं बल्कि मुख्यमंत्री चुनने वाला विधायक बनाने जा रहे हैं। इस बार बहुमत किसी को नहीं मिलने वाली। इस बार अख्तरुल ईमान जिसे इशारा करेंगे बिहार का मुख्यमंत्री सिर्फ वही बनेगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अमोर पैसा के लोगों, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि जो इतिहास आपने पिछले चुनाव में रचा था, अपने हरदिल अजीज नेता को विधायक बनाकर इस बार उसका रिकॉर्ड तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे? बताइए, तोड़ेंगे ना? इसलिए आप लोग अख्तरुल ईमान साहब के कामों को देखिए। सारे लोगों ने आपको बनाया है। अख्तरुल ईमान आपके दरमियान में एक बेटे और एक भाई की तरह से घूमते हैं, गले में हाथ डालते हैं। लेकिन आप बिहार के बाहर जाके देखिए, मैंने इनका जलवा देखा है। मेरे साथ दिल्ली के चुनावों में थे, लोग सेल्फियां लेने की लाइन लग जाती थी। ये वो बेटा है जिसने सीमांचल और आमौर का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन किया है। वाखिरुद दावाना अस्सलामु अलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरे भाई, हैदराबाद में शेरों की भीड़ है, उन्हीं शेरों में से एक है, वो शेर है जो हमारे विधानसभा के प्रभारी है, अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब। जोरदार ताली से इनके इस्तकबाल कीजिए, जोरदार ताली से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सैनशीन पे तशरीफ फरमा उम्मीदवार हल्क़े हाज़ा जनाब अख्तरुल ईमान साहब और तमाम जिम्मेदारान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, दोस्तों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों जो काफ़ी देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह 10 मिनट के अंदर हेलीकॉप्टर उतरेगा और असदुद्दीन अवैसी साहब यहाँ रहेंगे हमारे दरमियान। मैं आपसे यही कहूँगा कि बड़ी मुश्किलों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार सीमांचल में इंतखाबात में हिस्सा लिया और बिहार सीमांचल और अमोर विधानसभा को पूरे हिंदुस्तान के अंदर मारूफ कराया। सीमांचल के बारे में कभी कोई पूछ के नहीं देखता था। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और असदुद्दीन अवैसी है जो सीमांचल की बवास पार्लियामेंट में भी उठाकर सीमांचल को हिंदुस्तान के नक्शे में बताया कि यहाँ के लोगों के साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है। आज यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब अख्तरुल ईमान जो असदुद्दीन अवैसी साहब के सिपाही है, जो 5 विधायक यहाँ से जीते थे, 4 चले गए, आप सबको मालूम है। एक अख्तरुल ईमान झंडा पकड़कर दियानतदारी के साथ आपके दरमियान में रहकर काम करता रहा। तो ये चीज इनको नहीं, ये चीज उनको सल रही है। सब मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि जो एक अख्तरुल ईमान जो झंडा पकड़ के खड़ा, उसको किस तरीके से नुकसान पहुंचाए। और मुझे अल्लाह पर और अमूर की अवाम पर भरोसा है कि इंशाअल्लाह वो अख्तरुल ईमान को और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भारी अक्सर से कामयाब कराएगी इंशाअल्लाह। आज एक और एक बात कर रहे हैं, बाहरी क्या मतलब है? अगर कल को असदुद्दीन अवैसी ये सोचे कि हैदराबाद से अकबर लड़ेगा और मैं सीमांचल से लड़ूंगा तो क्या वो बाहरी हो जाएंगे? मैं आपसे पूछता हूं, क्या असदुद्दीन अवैसी को यहां से लड़ने का हक नहीं है? तो असदुद्दीन के सिपाही जो यहाँ पर ऐवान के अंदर अपने दिलों पर हाथ रखकर बोलिए, आपके हक की आवाज नहीं उठाता है ये शख्स? क्या असदुद्दीन अवैसी और अख्तरुल ईमान के उस तरीके से बेबाकी से कोई आपकी आवाज उठा सकता है ऐवान में? तो आज काम तो होते रहे हैं। आज ये 5 साल नहीं, आजादी के बाद से अब तक सीमांचल की हालात बदतरीच है। आहिस्ता आहिस्ता सुधरेगी। 5 साल में कोई अलाउद्दीन का चिराग नहीं है जो दाल देकर कोई भी काम खत्म कराएगा। काम आहिस्ता आहिस्ता होंगे। जो काम हुए आपके सामने हैं, जो नहीं हुए वो भी काम पूरे होंगे। लेकिन बात याद रखिए, आज इनकी साजिश है कि ओवैसी को बिहार से वापस भिजाया जाए, लेकिन इंशाअल्लाह ये तमाम के तमाम नाकाम होंगे और आपकी मोहब्बत जो असदुद्दीन अवैसी के लिए वो कामयाब होगी इंशाअल्लाह। मैं बिहार की आवाम से और अमूर और सीमांचल की आवाम से ये कहूंगा
कि मजलिस आपकी पार्टी है। आज असदुद्दीन अवैसी है, हम हैं, अख्तरुल ईमान है, कल नहीं रहेंगे, सबको जाना है इस दुनिया से, लेकिन पार्टी रहेगी। आज असदुद्दीन अवैसी का यही ख्वाहिश है कि 29 अपने 29 जो है ना स्टेट है हिंदुस्तान के अंदर, हर स्टेट के अंदर एक असदुद्दीन अवैसी होना चाहिए, हर स्टेट के अंदर एक अख्तरुल ईमान होना चाहिए, जो बेबाकी से बिना डरे जालिमों के सामने अपनी आवाज अपनी बात रख सके। मैं आप तमाम का तहे दिल से जो मोहब्बतें आपने मजलिस को दी है और असदुद्दीन अवैसी को दिए हैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं और आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि 11 तारीख के रोज तमाम जो तफरके डालने की कोशिश कर रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर ही है इत्तेहाद, जो कलमे की बुनियाद के ऊपर सबको इत्तेहाद कर एक होकर आगे बढ़ना है। हम अपनी सफों के अंदर अगर से बांट लेंगे तो हम क्या कल किसी का मुकाबला करेंगे? हर कोई हमारा दुश्मन है। आज हिंदुस्तान के हालात आपके सामने हैं, कल इसके हालात और बदतर होंगे, कल और खराब हालात होंगे। तो अगर आप इस मौके को, इस वक्त को अपने हाथ से जाने दें, आप हम तो बर्दाश्त कर ले रही है, क्या हमारी आने वाली नस्लें ये बर्दाश्त कर सकेंगी? इस चीज को सोचिए। आज जरूरत है कि हमारी जमात और हमारी बेबाक क़यादत हर जगह हिंदुस्तान के अंदर मजबूत हो। मैं आप तमाम से यही गुजारिश करूंगा कि पतंग छाप के ऊपर बटन दबाकर मजलिस को कामयाब करिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगा, जो हमारी बाहर की टीम भी आई है, जिनकी बात हो चुकी है, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग, क्योंकि नुक्कड़ सभा के हमारे हीरो है, इसलिए आप लोग अपने अपने नुक्कड़ सभा की जहां आपका रूट है वहां निकल जाए, ताकि दोनों काम हो जाए। आपका यहाँ का भी काम हो गया, हम लोगों से मुलाकात भी हो गई। इसलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग, अदब के साथ कहता हूं कि आप लोग भी अपने अपने रूट पर निकल जाए। मेरे भाई, आप उस शेर की आमद है जिन्होंने यहाँ आकर सुरजापुरी और कुल्हैया की बीमारी ही नहीं बल्कि इस लाश को दफनाया है। दफनाया कि नहीं दफनाया? इंशाअल्लाह इस लाल ने